this video we are going to learn general characteristics of D block element. D block elements are basically transition elements because they exhibit transitional behavior between S and P block elements. एक तरफ जहाँ S block elements आयनिक होते हैं, दूसरी तरफ जहाँ P block elements कोवेलेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा कोवेलेंट होते हैं, S ब्लॉक वाले बहुत ज़्यादा आयनिक होते हैं. उसमें D ब्लॉक जो होता है वो बिल्कुल दोनों की तरह होता है, कुछ आयनिक होते हैं और कुछ कोवेलेंट होते हैं. तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आयनिक की टेंडेंसी घटती जाती है और कोवेलेंट कंपाउंड बनते जाते हैं D ब्लॉक के. तो इसीलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं. तो आगे जो है वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट. पिछले वीडियो में हमने जब लाइव क्लास लिया हुआ था तो हमने देखा था कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी और बाकी कुछ बच गई थी. तो इस वीडियो में हम शुरू से ही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है. और उसके बाद फिर हम देखेंगे जो डी ब्लॉक की सीरीज़ हैं, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़, उनके बीच में कंपैरिजन करके देखेंगे. यही जो है हमको इस चैप्टर में पूरी तरीके से पढ़ना है. तो जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वो होगी मेटालिक करेक्टर. ओके, तो मेटालिक करेक्टर क्या होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का? सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाले जो है कंपाउंड्स होते हैं, मतलब डी ब्लॉक के जो एटम्स होते हैं वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट शेल में जो है 1-2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और उसके बाद देखिएगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जो ये आउटर मोस्ट सेल होती है वो 4s सेल होती है, ना कि 3D सेल होती है. 3D सेल इनर सेल होती है और 4s सेल आउटर सेल होती है. तो सारे के सारे 1-2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो बहुत जल्दी जो है लूज़ कर देते हैं इनको. और उसके बाद इसीलिए गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के. और जो है पूरी मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ ये शो करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, सोनोरस होते हैं, लस्ट्रस. तो ये पूरा था मेटालिक कैरेक्टर. उसके बाद इनकी हम डेंसिटी की बात करेंगे. जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो मोलर वॉल्यूम और डेंसिटी है. तो डेंसिटी क्या, वॉल्यूम पे पहले चर्चा करेंगे. तो वॉल्यूम क्या होता है? साइज़ जो होती है उसी का क्यूब होता है बेसिकली. तो इनकी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनकी साइज़ बहुत स्मॉल होती है. इसलिए स्मॉल होती है क्योंकि जो इनके अंदर न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी रखता है. तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से साइज़ कम होता है. और जब साइज़ कम होगा तो मोलर वॉल्यूम जो होगा वो छोटा होगा, मतलब कम होगा. और उसके बाद डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी जो होता है इन्वर्स रिलेशन में होता है वॉल्यूम से, तो डेंसिटी ज़्यादा होगी. इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सारे बहुत डेंस होते हैं. एक्सेप्शन है 1-2 जिनमें D10 भरा होता है पूरा, क्योंकि उनकी साइज़ बड़ी होती है. तो इसीलिए उनकी डेंसिटीज़ में कुछ अंतर आता है. जैसे हम बात करेंगे जिंक की, और इसकी जिंक के बाद जो है Hg है, मरकरी लिक्विड ही होता है ऑलमोस्ट. जिंक होता है तो वो सॉफ्ट मेटल होता है. और पीरियड्स में बात करेंगे तो पीरियड्स में क्या होता है कि लेफ़्ट टू राइट जो है जाने पे डेंसिटी बढ़ती है कंपाउंड की, और नीचे जाने पे अगर ग्रुप में बात करेंगे तो ऊपर से नीचे जाने पे घटेगी. क्यों घटेगी? क्योंकि साइज़ बढ़ता है, एडिशन ऑफ न्यू सेल्स होती हैं, हमने पढ़ा भी है. तो साइज़ बढ़ेगा तो जो है डेंसिटी घट जाएगी. और पूरे पीरियोडिक टेबल में ऑस्मियम और इंडियम दोनों की सबसे हाईएस्ट डेंसिटी होती है. इसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है आयनाइजेशन एनर्जी. तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है आप सोचिए. तो बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको जितनी एनर्जी उसको देनी पड़ती है वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है. अब आप सोचिए कि किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या फैक्टर्स आएंगे. इलेक्ट्रॉन आसानी से तब निकल जाएगा जब न्यूक्लियस की उस पर होल्ड बहुत कम होगी. होल्ड कम होने का मतलब है कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो तो पकड़ ढीली हो जाएगी, है ना. और या तो फिर साइज़ बहुत बड़ा हो तो ढीली हो जाएगी पकड़, तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत फ्रीली भाग जाएंगे. ऐसा समझिए कि जैसे आपका घर बहुत बड़ा हो तो आपको पापा हमेशा निगरानी नहीं कर पाएंगे आप क्या कर रहे हो, है ना. आप कहीं भी बाहर जाके दूसरे कमरे से आ सकते हो. और अगर आपका घर छोटा हो तो पापा जी बैठे रहेंगे, आपको निगरानी करेंगे, हिलने नहीं देंगे आपको. तो क्या होता है कि जब हम पीरियड्स में जाते हैं तो लेफ़्ट टू राइट जब जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस
मूविंग लेफ़्ट टू राइट। क्यों लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती है भाई साहब? लेफ़्ट टू राइट इसलिए इंक्रीज़ होती है क्योंकि लेफ़्ट टू राइट साइज़ घटता है। तो यहाँ से हमको एक कंक्लूजन मिलता है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़ होती है, ठीक। और उसके बाद जब हम पीरियड्स में जाते हैं नीचे तो फिर से जो है साइज़ बढ़ जाएगा, है ना। साइज़ बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो पीरियड्स में ग्रुप में जब नीचे जाते हैं ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। और एक आध फैक्टर हैं जो वो ये होता है कि जो जिनकी हाफ फिल्ड या फुलफिल्ड स्ट्रक्चर होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि उनमें जब हाफ फिल्ड या फुलफिल्ड होता है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं एटॉमिक और आयनिक रेडियाई पे। तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के लिए हम दो फैक्टर्स कंसीडर करेंगे जिनके बेसिस पे हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एटॉमिक और आयनिक रेडियाई एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो जो फैक्टर्स हैं, पहला है स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट। स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो वो क्या करता है, न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो वो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करता है एक फोर्स के साथ, लेकिन जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिपेल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो न्यूक्लियस का टोटल फोर्स होता है अट्रैक्ट करने वाला वो कम हो जाता है। तो इससे जो है वो इलेक्ट्रॉन कम फोर्स के साथ अट्रैक्ट होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बीच में वो एक शील्ड का काम करते हैं और इसी को बोलते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। जैसे ये कोई न्यूक्लियस है तो यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 ऑर्बिटल हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पर यहाँ पे एक रिपल्शन लगेगा, यहाँ से रिपल्शन लगेगा, यहाँ से रिपल्शन लगेगा, इसको यहाँ से रिपल्शन लगेगा। तो जो टोटल अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कम हो जाएगा। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, शील्ड का काम कर रहे हैं, कवच, सुरक्षा कवच का काम कर रहे हैं ये। तो इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जब स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कम पावर के साथ अट्रैक्ट होगा, तो ये क्या होगा, दूर दूर भागेगा। तो दूर दूर भागेगा तो क्या होगा कि इसकी साइज़ जो है वो बढ़ जाएगी। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करता है, साइज़ इंक्रीज़ कर देता है। और उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है कि जैसे न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ता है, तो न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ेगा तो और तेज़ी के साथ न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो जब और तेज़ी के साथ अट्रैक्ट करेगा तो उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, साइज़ को घटा देता है, डिक्रीजेज द साइज ऑफ द एटम। तो अब हम बात करेंगे पूरी सीरीज़ की। 3D सीरीज़ में क्या होता है, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियड्स में, तो जो हमारे एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जेडियम। तो यहाँ क्या होता है कि जो Sc से लेके Mn तक का केस है, इसमें क्या होता है कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो डोमिनेट कर जाता है ना। स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट करता है, तो यहाँ पे साइज़ कंपैरेटिवली घटती जाती है एक के बाद एक की। और उसके बाद यहाँ तक क्या होता है, फेरस से लेके निकल तक स्क्रीनिंग इफेक्ट और साथ साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल कर जाते हैं। इसीलिए साइज़ मतलब बहुत थोड़ा बढ़ती है या ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। आप कर्व देखेंगे, बुक में दिया होगा आपके ग्राफ इसका, तो जब कर्व देखेंगे आप तो ये बेसिकली कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद ये कॉपर पे जाके हल्का सा बढ़ता है क्योंकि यहाँ पे हल्का सा ये डोमिनेट करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और उसके बाद जिंक पे क्या होता है, जिंक पे एटॉमिक साइज अचानक से ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ एनॉमलेस बिहेवियर शो करता है 3D10 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो ये है पूरा ट्रेंड एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का। तो अगली जो हम बात करेंगे वो ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक का जो होता है वो बहुत वेरिएबल होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो n-1 d ऑर्बिटल होती है और जो ns ऑर्बिटल होती है, इन दोनों की एनर्जी जो है ऑलमोस्ट सेम होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि ये दोनों जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन देने में कंपाउंड को, तो इसीलिए इनका ऑक्सीडेशन आप देखेंगे तो बहुत वैरी करता है। जैसे +2 से लेके किसी का +2 से लेके +3 +4 +7 +1 +6 +7 तक, इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो इतना वैरी करते हैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट।
एक टेबल दिखाना चाहूँगा मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड। ये जो स्कैंडियम है, आप देख पा रहे होंगे इसको, ये +2 और +3 शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा इसलिए +2 और +3 क्यों शो करता है? क्योंकि +2 और +3 इसलिए शो करता है क्योंकि जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा 4s2 3d1। तो अगर वो दोनों S दे देता है अपने तो 2 शो करेगा +2, और अगर तीनों दे देता है, एक D से और 2 S से, तो +3 शो करेगा। ऐसे Ti का भी +2 +3 +4 शो करता है। उसके बाद वैंडियम भी ऐसे +1 +2 +3 +4 शो करता है। तो ऐसे ऐसे करके ये जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनका रीज़न बेसिकली यही है कि जो NS ऑर्बिटल होती है और N-1d ऑर्बिटल होती है, उन दोनों की एनर्जी आपस में सेम होती है, लगभग सेम होती है। तो ये दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिडक्शन पोटेंशियल। So generally transition elements have negative electrode potential compared to the potential of a standard hydrogen electrode which is taken at 0. क्या होता है, सारे के सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनका मोस्टली नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो और एक एक्सेप्शन है, वो कॉपर का है, ठीक है, तो उसका जो है पॉजिटिव होता है। तो जो जिनका नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो खुद को ऑक्सीडाइज करने की प्रयास करते हैं, ठीक, दे हैव टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज देमसेल्फ। और कॉपर के साथ क्या होता है कि वो खुद को रिड्यूस करने का टेंडेंसी रखता है। तो एलिमेंट्स हैविंग नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल which have negative electrode potential, they'll try to oxidize themselves, and having positive electrode potential, they tries to reduce themselves. Okay. So in case of copper, when the reduction potential is 0.34 volt positive, and in case of other 3D series elements, they have negative reduction potential. So in case of copper, when we are going to dissolve copper into acid, so acid is what, basically H plus ion, and it will when a metal is dissolved in acid, it gives H2 ion, okay, H2 gas, liberate H2 gas basically. So what happened ki here is the oxidation state of H plus ion is +1 and this is going to be 0. Okay, so you can see there is a reduction in oxidation state of H plus ion is changing from +1 to 0. So there is a reduction in H plus ion. Okay, so this means copper has to be oxidized, but copper has positive reduction potential, so it can't be oxidized. Okay, so this reaction is not feasible. So this is the reason why copper salts are not dissolved in acid. Okay, so this question might be asked in exams, why copper salt are not dissolved in acid, so you can give it. And other example is like platinum, palladium, silver, gold, these are just inner metal, ठीक, so they don't take any participation in the reaction having like replacement for salts. Okay, सो ये क्या करते हैं कि डिज़ोल्व नहीं होते किसी में, या वो किसी को रिप्लेस भी नहीं करते। ये एक तरह से इनर्ट मेटल्स होते हैं, इसीलिए हम कभी कभी जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड के रूप में प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। हाँ, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते, किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं होंगे, किसी भी एसिड में डिज़ोल्व नहीं होंगे। इनफैक्ट हमको गोल्ड को जो है डिज़ोल्व करने के लिए एक्वारेजिया जैसा एसिड यूज़ करना पड़ता है, जो कि बहुत हार्ड होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये इनकी केवल रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ की वजह से हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जो अगली प्रॉपर्टी है वो है कलर। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। अच्छा भैया, क्यों कलर शो करते हैं? कलर इसलिए शो करते हैं क्योंकि ये कलर एब्जॉर्ब करते हैं भाई, सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद फिर उसको विजिबल रीजन में ट्रांजिट कर दिया। तो जो एनर्जी होती है, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी डी में। तो डी ऑर्बिटल की एक खास बात होती है, खास बात ये होती है कि जब लीगेंड आता है कोई इसको अप्रोच करने, तो भाई साहब ये भटक जाते हैं, मतलब स्प्लिट हो जाते हैं। ये मान लीजिए डीजेनरेट डी ऑर्बिटल है ना, इसको जो भी नाम दे दी, मतलब इनका नामकरण कर दीजिए बेसिकली, DXY DYZ DZX DX² - Y², और फिर ये DZ²। तो ये क्या करते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। किस में स्प्लिट होते हैं? EG में और T2G में। ये ऑक्टाहेड्रल है तो ये EG ऊपर आएगा, T2G नीचे आएगा, ठीक है, ये EG हो गया। अब क्या होता है कि जब इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये हैं,
ठीक है। तो ये यहाँ चले गए, बाकी अगर और होते तो ऊपर भर दिया जाता इनको। तो अब क्या होगा जब लाइट इन पे फॉल करेगी, ठीक है, तो व्हेन विजिबल लाइट फॉल्स ऑन अ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पे होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो क्या करते हैं, ये ट्रांजिशन करना शुरू कर देते हैं। इनकी एनर्जी बढ़ी, पैसा मिला, ठीक है, थोड़ा सा पैसा मिला, तो आप क्या करेंगे, जाएंगे बाहर चाट फुल्की खाएंगे, तो ये लोग भी घूमने चले जाते हैं, ईजी में चले जाते हैं घूमने। तो ईजी में चले गए घूमने, ठीक है। अब जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है डी ट्रांजिशन में वो क्वांटाइज्ड होती है, ठीक है। एक डेफिनेट वेवलेंथ की एनर्जी ये लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो बाकी बचे वेवलेंथ्स का क्या करेंगे, बाकी बचे वेवलेंथ्स जो होते हैं उनको भैया ट्रांसमिट कर देंगे विजिबल रीजन में। तो उनको जब ट्रांसमिट कर देंगे विजिबल रीजन में तो इसलिए इन कंपाउंड्स का कलर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जब ये लौटने लगते हैं तो फिर सारी वेवलेंथ छोड़ना शुरू करते हैं, इसीलिए ये अलग अलग कलर डिस्प्ले करते हैं। और एक और बात, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें जब 3D10 होता है, इसीलिए उनको कंसीडर नहीं करते ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसमें ये बेसिकली भरे होते हैं या खाली होते हैं डी ऑर्बिटल। तो उसमें तो भैया इलेक्ट्रॉन्स है नहीं आपके, मान लो बुखार हो गया आपको, तो पैसा मिल के भी क्या करेगा, बाहर तो जाना नहीं है। तो उनके पास जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो बाहर जाएंगे नहीं, घूमेंगे नहीं, ईजी में घूमने नहीं जाएंगे, तो क्या होगा कि इनका कोई कलर नहीं होगा, तो इसीलिए कलरलेस होते हैं। तो जैसे जिंक कलरलेस होता है भाई साहब, ऐसे ही Sc3+ मान लीजिए, ये भी कलरलेस होगा। Ti4+ मान लीजिए, इन सबके पास जीरो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, तो ये सारे के सारे कलरलेस हो। अब यहीं पे बात करते हैं जो है स्पेशल रेफरेंस पे S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स की, तो ये भी कलरलेस होते हैं। अब इनका थोड़ा सा अलग रीज़न है कि जो S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको एक्साइटेशन करने के लिए लोअर S ब्लॉक और P ब्लॉक से ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी। तो जो रेडिएशन फॉल करता है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में करता है। तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में करता है तो ये हमको दिखेगा नहीं, इसीलिए हम इनको कलरलेस बोलते हैं। बाकी रेडिएशन इनके पास भी होते हैं, बस हमको दिखते नहीं हैं, ठीक है। अब जो अगली प्रॉपर्टी है वो उसको मान लीजिए, अगली प्रॉपर्टी क्या, अगली प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी है, तो ये है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब समझते हैं आप, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा, कौन सा रिपल होगा। तो जो पैरामैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक वाले भाई साहब, तो ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में इनको खलबली मचती है और ये अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं। और जो डायामैग्नेटिक वाले भाई साहब होते हैं, डायामैग्नेटिक वाले भाई साहब होते हैं, इन कहते हैं हमको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए ये रिपल करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते, हाँ, इनको कोई मतलब नहीं। तो अब यहाँ बात करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट की। तो मैग्नेटिक मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है। यहाँ हम इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, फिजिक्स में हम बात करते थे, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का होता है। अब इलेक्ट्रॉन का होगा तो क्यों होगा, क्योंकि भैया स्पिन मोशन करता रहता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो इसका एक फार्मूला भी होता है, फार्मूला आपने ये पढ़ा होगा, n+1 n+2, और ये रूट में, और इसका यूनिट होता है बोर्स मैग्नेटॉन। और एक और फार्मूला होता है जिसको आपने शायद ना पढ़ा होगा, ये होता है 4s और उसके बाद s+1। और ये s जो होता है, s = n/2 होता है, और जो n होता है, ये s बेसिकली स्पिन क्वांटम नंबर है, और ये जो n होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या पता चलता है ना कि हम किसी भी कंपाउंड में अगर हम उसका मैग्नेटिक मूवमेंट पता हो तो हम उसके नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, या नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता हो तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए क्रोमियम का निकालना है आपको, Cr2+ हो गया ना, तो Cr2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। आर्गन आ गए भैया, और उसके बाद आर्गन आ गए, और उसके बाद आया 4s4, और उसके बाद आया 3d4 आया, और 4s हो गया 0, है ना, क्योंकि 6 निकाल दिए हमने। अब ये हो गया 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया 4+2, ये रूट में, और ये आ गया √24 इज समथिंग 4.9 के अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये है। ऐसे ही मान लीजिए कि आपको निकालना हो Fe2+ का, तो Fe2+ में क्या होगा, आर्गन होगा और 3d6 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा, 3d6 है, तो 3d6 को जब आप बनाएंगे, ठीक है, बनाएंगे ऐसे 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 बनाएंगे, है ना, तो ये 1 1 1 1 1 और ये एक पेयरिंग हो जाएगी। तो बेसिकली 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसके भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यही इसका भी हो गया।
तो ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका। कभी कभी आ जाता है ना कि नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऑर्डर में अरेंज करिए, या इंक्रीजिंग मूवमेंट मैग्नेटिक मूवमेंट के ऑर्डर में अरेंज करिए, तो हम बेसिकली आराम से कर सकते हैं अगर हमको पता हो कि कैसे निकालते हैं। ठीक, तो ये है सबसे ख़ास प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट की, जिसको बोलते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी। सो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड हैव गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टी। आप देखते भी होंगे, कोई भी प्रोसेस का नाम लीजिए, और कैटलिस्ट जब भी आप यूज़ करेंगे तो भैया ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बल्ले बल्ले, है ना, हो गई बल्ले बल्ले। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भयंकर कैटलिस्ट के रूप में यूज़ होते हैं। ऐसा क्यों होता है? कैटलिस्ट की जो थ्योरी होती है उसको अगर हम देखें तो कैटालिटिक सब्सटेंस वो होता है जो कैपेबल हो अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाने के, और उसके बाद क्या हो कि अनस्टेबल हो ताकि वो जल्दी से टूट जाए। तो मान लीजिए कि A+B है प्लस कोई कैटालिस्ट है ना, तो ये क्या बना ले, A.B कैटालिस्ट, और उसके बाद क्या करे, ये जल्दी से टूट के बना ले C+ कैटालिस्ट को बाहर कर दे, है ना। तो ये होती है कैटालिस्ट की रिएक्शन। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटालिस्ट का काम क्यों करते हैं? क्योंकि पहले तो इनके पास बहुत लार्जेस्ट सरफेस एरिया होता है। तो सरफेस एरिया में क्या होते हैं, ये छोटे मोटे वाले जो रिएजेंट्स होते हैं आके चिपक जाते हैं। उसके बाद इनके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल होती है, ठीक है, और उसके बाद इनके पास वेरिएबल वैलेंसी होती है, और सबसे बड़ी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। तो एबिलिटी टू फॉर्म जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये इनको कैटलिस्ट बना देता है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी इनकी बूस्टअप कर देता है, एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, है ना। तो बेसिकली रीजंस क्या होते हैं, एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स हो गया, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी d ऑर्बिटल है तो भैया कंबाइन कर जाएगा, बॉन्डिंग भी कर लेगा थोड़ी बहुत, है ना, जैसे थोड़ी बहुत केमिस्ट्री हम लोग पढ़ा लेते हैं वैसे ये बॉन्डिंग कर लेगा, और उसके बाद इसके पास भैया लार्जेस्ट सरफेस एरिया होगी, और एक और चीज़ जो है वह वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बेसिकली ये चार जो फैक्टर्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी के लिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। सो ये इसकी आखिरी प्रॉपर्टी है, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। तो टेंडेंसी टू फॉर्म जो कॉम्प्लेक्स होती है वो बेसिकली दो चीज़ पर डिपेंड करती है। पहली चीज़ जो होती है वो है इनकी बहुत स्मॉल साइज़ है, तो स्मॉल साइज़ होगा तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तो हाई पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, बहुत जल्दी जो है लीगेंड्स को पोलराइज कर देते हैं और बहुत अच्छे से पोलराइज करते हैं। हाई पॉजिटिव चार्ज, सो दे पोलराइज लीगेंड्स इफेक्टिवली। और जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि इनके पास जो क्या होता है, बैक एंड ऑर्बिटल्स हैं, वो भी किसकी, सेम एनर्जी की। तो जब सेम एनर्जी की बैक एंड ऑर्बिटल्स हैं तो लीगेंड्स की पेयरिंग और फिलिंग अच्छे से होगी। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है दे हैव बैक एंड ऑर्बिटल्स। बैक एंड ऑर्बिटल्स हैं ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी, ऑफ नियरली सेम एनर्जी to accept electron pair donated by the ligand। तो कॉम्प्लेक्स तभी बनता है जब भैया, या तो अब ऐसे ही समझ लीजिए आसान भाषा में कि आप 10 लोगों को तब बुला पाओगे अपने घर पे जब आपके पास 10 लोगों की जगह होगी, ठीक है। तो अगर आपके पास 10 लोगों की जगह है और आपका मन है और तो आप बिल्कुल बुला सकते हो। तो ऐसे ही इनके पास भैया स्पेस भी है, स्मॉल साइज़ है और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, और बैक एंड डी ऑर्बिटल है तो फिलिंग अच्छे से हो जाएगी, और ड्यू टू स्मॉल साइज और ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई पॉजिटिव चार्ज लीगेंड्स को पोलराइज कर देंगे, मतलब मंत्रमुग्ध कर देंगे अपनी बातों से, और उसके बाद क्या करेंगे, अपने घर में इनको रहने को जगह दे देंगे, तो सारे के सारे लीगेंड्स मिलके जो है कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। तो इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। तो जो हमारा आज का लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि जो 3D 4D और 5D सीरीज़ होती है ये कैसे डिफ़र करती है एक दूसरे में। तब तक के लिए भैया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना अगर मज़ा आया हो, और नहीं मज़ा आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना कैसा लगा और क्या कमी रह गई। ठीक है, धन्यवाद।